लेक्चर नंबर 62 पार्ट 2 इंड एस 110 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस इंड एस का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी का हमको एक्विजिशन लेना है तो एक्विजिशन इन द सेंस, अगर किसी कंपनी का एक्विजिशन करना है तो हम लोग एक्विजिशन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं भाई? उसको खरीद लो, तुम अक्वायर कर लोगे। तो खरीदने इन द सेंस, या तो तुम उसको कंसिडरेशन, मतलब खरीदने इन द सेंस कंसिडरेशन दोगे। कंसिडरेशन किसके लिए दोगे? या तो उसका नेट एसेट खरीद लो, या फिर उसका इक्विटी शेयर, उसका स्टेक खरीद लो। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर किसी कंपनी को अगर अक्वायर करना है देन आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, चाहे नेट एसेट खरीदने के लिए या फिर स्टेक खरीदने के लिए। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम एक कंपनी को अक्वायर कर लें विदाउट गिविंग कंसिडरेशन? हाँ, हो सकता है। कब ऐसा हो सकता है? जब एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना है कि आप बिना पैसा लगाए हुए आपको इस कंपनी को कंट्रोल करना है। ऐसा कब होता है? ऐसा जनरली तब होता है, गवर्नमेंट करवाती है। कोई कंपनी बैड डेट में चली जाती है, बर्बाद हो चुकी होती है पूरी कंपनी, तो एक अच्छी कंपनी को बोला जाता है कि भाई आप इस कंपनी को कंट्रोल करो, तो वो कंपनी बिना उसको खरीदे हुए कंट्रोल कर लेते हैं। परफेक्ट। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कोई कंपनी को अक्वायर कैसे करते हैं। अक्वायर करना मतलब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। या तो उसका स्टेक खरीद लो या नेट एसेट खरीद लो, बिना खरीदे कॉन्ट्रैक्ट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये तो श्योर हो चुका है कि हम लोग अक्वायर कर सकते हैं कंट्रोल विदाउट कंसिडरेशन। परफेक्ट। लेकिन ऐसा कब होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक बात बताओ, जब हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर किसी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या हमको CFS बनाना पड़ेगा? क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हम पेरेंट हैं, और पेरेंट जब बनते हो तो तुमको CFS बनाना पड़ता है। तो क्या CFS तुमको बनाना पड़ेगा जब कंट्रोल तुमको मिला है विदाउट कंसिडरेशन? हाँ भाई, तुमको बनाना पड़ेगा। इवन दो यू हैव नॉट पेड एनी कंसिडरेशन, स्टिल यू हैव टू मेक अ CFS। CFS में कुछ खास चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज ही नहीं होगा। जैसे CFS बनाते हो 5 स्टेप से, वैसी स्टेप से CFS बनेगा, बट इन सब्सटेंस CFS में एक्चुअली कुछ नहीं होगा। व्हेन यू विल डू दिस इलस्ट्रेशन नंबर 42 देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। परफेक्ट। ओके भाई, मान लिए उतना से तुम बात कर रहे हो कंट्रोल का, कि कंट्रोल ले रहा है विदाउट कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाई कंट्रोल? कब कहेंगे कि किसी कंपनी के पास किसी कंपनी का कंट्रोल है? भाई तब कहेंगे जब कोई कंपनी के पास पावर है, उस कंपनी के पास ये राइट है कि अब जो सब्सिडरी है उससे वेरिएबल रिटर्न ले सके, और अपना पावर यूज़ करके जो वेरिएबल रिटर्न वो लेना चाह रहा है उसका अमाउंट चेंज कर सके। कब कहेंगे कि किसी कंपनी के पास कंट्रोल है दूसरे कंपनी का? तब कहेंगे जब उसके पास पावर है, वेरिएबल रिटर्न लेने का राइट है, और ये एबिलिटी है कि पावर यूज़ करके अमाउंट ऑफ वेरिएबल रिटर्न चेंज कर दे। देन ओनली दैट कंपनी विल बी सेड टू हैव कंट्रोल। ब्रो, तुम बोले पावर है, फिर उसके बाद तुम बोले कि राइट ऑफ वेरिएबल रिटर्न भी है, फिर उसके बाद बोल रहे हो कि तुम्हारे पास एबिलिटी होना चाहिए कि तुम इस पावर को यूज़ करके राइट से अपना वैल्यू चेंज कर दो। क्या क्या बोल रहे हो बताते हैं। पावर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ पावर? पावर कब कहा जाएगा कि तुम्हारे पास पावर है? पावर तब कहा जाएगा जब तुम कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो। ट्रू, तुम कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो। लेकिन अभी तो जनरली हम लोग बात कर रहे थे कि वहाँ पे शेयर होल्डिंग है ही नहीं, सिर्फ कंट्रोल मिल गया हमको। कैसे मिला? कॉन्ट्रैक्ट से। तो पावर तब कहा जाता था याद कि जब तुम्हारे पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। ठीक है भाई, नहीं है लेकिन तभी हमारे पास पावर तो है। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे हैं। चलो इसको भूल जाओ, नॉर्मल बात करते हैं। पावर एक ही तरीका से मिलता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन के, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जहाँ पे तुम पावर ले सकते हो विदाउट बिकमिंग शेयर होल्डर। तुम बोलोगे कि वही कॉन्ट्रैक्ट करके। नहीं भाई, उसके अलावा भी एक पॉइंट है। क्या? तुम उसके स्टेक होल्डर नहीं हो, बट यू are a potential shareholder or stakeholder. You are not a stakeholder, but you are a potential stakeholder. What is potential stakeholder? Not stakeholder, but shareholder. Like for example, convertible instruments. Convertible instrument in the sense preference shares, convertible preference share, convertible debentures. ये सब अगर तुम्हारे पास है
देन कुछ दिन के बाद तो श्योर है कि यू विल बी हैविंग इक्विटी शेयर, देन यू आर अ पोटेंशियल शेयर होल्डर, ट्रू. सो even though you are not a stakeholder, majority stakeholder, you can be or you can have क्या पावर. ओके, तो एक तो ये पॉइंट हो गया पोटेंशियल शेयर होल्डर बन के, या फिर वही कॉन्ट्रैक्ट होके. एक और ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तुम विदाउट बीइंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर, यू विल स्टिल हैव पावर. ऐसा कब होगा भाई? मानते हैं एक सिचुएशन में कि एक कंपनी है जिसका 48% शेयर होल्डर हम हैं, अकेला एक आदमी 48% शेयर होल्डर है, और बाकी के जितने लोग हैं वो सब के पास 1% है. तो बाकी का 52% शेयर होल्डिंग कि 52% शेयर होल्डिंग किसके पास है? 52 आदमी के पास है. अकेला मेरे पास 48, उसके 52 के पास 52%. तो अगर इन सब्सटेंस देखा जाए तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? इन सब्सटेंस मेजॉरिटी शेयर होल्डर हम है. भले ही मेरे पास 48% शेयर है, सिर्फ लेस देन 50%, लेकिन मेजॉरिटी कौन है? हम. क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे तो 2-3 आदमी को मिला के 51% पे ले जा सकते हैं, लेकिन पूरा 52 आदमी एक साथ आएगा, पूरा वोट करेगा, तब जाके वो लोग कुछ चेंज कर पाएगा. विच इज़ मोर ईजी फॉर माई केस. सो 4 सिचुएशन है जहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आपके पास पावर है. जब आप मेजर शेयर होल्डर हो, पोटेंशियल मेजर शेयर होल्डर हो, कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, या फिर लास्ट में क्या इन सब्सटेंस ऑफ मेजर शेयर होल्डर हो, तब कहा जाएगा कि आपके पास पावर है. ठीक है, चलो ठीक है भाई, मेरे पास पावर है, तो क्या मेरे पास कंट्रोल आ गया? नहीं. कंट्रोल आने के लिए 3 चीज़ चाहिए: पावर, राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स, एबिलिटी टू यूज़ दिस पावर टू चेंज वेरिएबल रिटर्न्स. पावर है, लेकिन व्हाट इज़ राइट टू वेरिएबल रिटर्न? राइट टू वेरिएबल रिटर्न में 2 वर्ड है, राइट और वेरिएबल रिटर्न. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ वेरिएबल रिटर्न? वेरिएबल रिटर्न क्या होता है भाई? कब मिलता है? वेरिएबल रिटर्न तब मिलता है जब कंपनी अगर डिविडेंड इशू की है, उस टाइम श्योर नहीं होता है ना कि अगर तुम्हारे पास शेयर इशू हुई है, तुमको तो शेयर तुम्हारे पास है तो तुम तो श्योर नहीं हो कि तुमको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा. डिवेंचर होता तो यू आर श्योर दैट यू विल गेट इंटरेस्ट. शेयर होल्डर तो नहीं पता है, सो दैट इज़ वेरिएबल रिटर्न. तो राइट टू वेरिएबल रिटर्न मीन्स राइट टू डिविडेंड. राइट क्या होता है भाई? राइट मतलब राइट, मेरे पास राइट है कि हमको डिविडेंड मिलेगा. कब मिलेगा वो राइट? जब तुम शेयर होल्डर बन जाओगे. ट्रू, परफेक्ट. एक और बात बोल रहे हैं, व्हाट राइट का मतलब क्या होता है? राइट 2 तरीके का होता है, एक सब्सटेंटिव राइट और एक होता है प्रोटेक्टिव राइट. सब्सटेंटिव राइट का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कंट्रोल है, और ये क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव राइट. प्रोटेक्टिव राइट का मतलब होता है कि वो राइट तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है. सब्सटेंटिव राइट है तुमको कि तुम दूसरा चीज़ को कंट्रोल कर सको, लेकिन प्रोटेक्टिव राइट है कि तुम दूसरा चीज़ को प्रोटेक्ट कर सको. ठीक है, उसका एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई आदमी लोन लिया एक बैंक से, बैंक बोला कि भाई तुम दूसरे बैंक से लोन मत लेना. क्यों मत लो लेना? क्योंकि तुम उसका अगर लोन लोगे तो तुम मेरा लोन नहीं चुका पाओगे. तो बैंक के पास कौन सा राइट है? प्रोटेक्टिव राइट है. सब्सटेंटिव राइट नहीं है कि हमको रोक नहीं सकता है दूसरा लोन लेने के लिए, बट वो बोल रहा है ऐसा, तो दैट्स जस्ट प्रोटेक्टिव राइट. ठीक है, परफेक्ट. ओके, ये सब चीज़ को लेके देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 3, उसको देख लेना. ठीक है, परफेक्ट. एक बात बताओ, अगर कोई सब्सिडरी है, मतलब इंटरमीडिएट सब्सिडरी है, वो 100% खरीद के रखी है अल्टीमेट सब्सिडरी का. इंटरमीडिएट सब्सिडरी है तो उसका कोई पेरेंट भी होगा. तो एक बात बताओ, अगर इंटरमीडिएट सब्सिडरी के पास अगर कंट्रोल है दिस अल्टीमेट सब्सिडरी का, तो क्या पेरेंट के पास कंट्रोल नहीं है अल्टीमेट सब्सिडरी का? इनडायरेक्टली है ना भाई. तो वहाँ पे इंटरमीडिएट सब्सिडरी एजेंट काम कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल कौन है? पेरेंट. तो इन सब्सटेंस हु इज़ द कंट्रोलर? दैट इज़ पेरेंट, नॉट इंटरमीडिएट सब्सिडरी. इंटरमीडिएट सब्सिडरी देख लेना एक बार. ठीक है, परफेक्ट. अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्जेम्पशन फ्रॉम मेकिंग CFS. हम लोग जैसे ही पेरेंट बनते हैं हमको CFS बनाना पड़ता है. सच बात है? हाँ भाई सच बात है. जैसे पेरेंट बनोगे तुमको CFS बनाना होगा. Day 1 CFS बनाओगे इंड AS 103 से, ईयर एंड CFS बनाओगे इंड AS 110 से. जैसे पेरेंट बनेगा तुम बनाना पड़ेगा. लेकिन 2 केस ऐसा है जहाँ पे तुम पेरेंट बन जाओगे, स्टिल तुमको CFS नहीं बनाना है.
मतलब तुमको एग्जामिशन दिया हुआ है। तो ऐसा कब होगा भाई, बताते हैं कब होगा। 2 सिचुएशन में ऐसा होगा। पहला सिचुएशन, अगर तुम एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो तुमको CFS बनाने का जरूरत नहीं है, अगर तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। बट अगर तुम 4 कंडीशन फॉलो करते हो तो तुम एग्जेम्प्टेड हो। या तो तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी, या तो तुम 4 कंडीशन फॉलो कर रहे हो तब। तो भाई तुमको तो 2 की जगह 5 दिखाना चाहिए ना। 1 + 4, 1 + 4 तो 5 हुआ ना। 5 में से 1 या फिर 4 फॉलो कर रहा है तो 1 और 4 तुम कंफ्यूज हो जाओगे 5 में, इसलिए 2 बोल रहे हो। या तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तुम, या फिर तुम 4 कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है बाद में बात करेंगे, पहले देखो 4 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन ये कि तुम जो कंपनी हो, तुम्हारा ओनर बोल रहा है कि भाई CFS बनाने का जरूरत नहीं है। तुम्हारा ओनर ही बोल दिया कि CFS मत बनाओ, ठीक है मत बनाओ। या फिर क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा पेरेंट है वो CFS बना रहा है। हो सकता है कि तुम इंटरमीडिएट सब्सिडियरी हो, पेरेंट, इंटरमीडिएट सब्सिडियरी और अल्टीमेट सब्सिडियरी। अल्टीमेट सब्सिडियरी का पेरेंट कौन है? इंटरमीडिएट सब्सिडियरी। इसका पेरेंट कौन है? ये CFS तो बनाएगा ही। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हम इसका बात भी किए थे कि ये तो पेरेंट है ही, ये भी पेरेंट होगा। उस टाइम नहीं पढ़ाए थे, अभी पढ़ा रहे हैं। यही उसी टाइम बोले थे कि बाद में देखेंगे। तो ये भी एक पेरेंट है, तो इसको भी CFS बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका है पेरेंट, ये बोल रहा है कि भाई हम CFS बना देंगे, तुमको बनाने का जरूरत नहीं है, तो ये नहीं बनाएगा। बस पहला कंडीशन क्या था कि इसका पेरेंट इसका ओनर बोल रहा है कि भाई तुम CFS मत बनाओ। दूसरा कंडीशन, इसी का पेरेंट बोल रहा है कि हम CFS बना देंगे। पहले में था कि ओनर बोल रहा था कि मत बनाओ, दूसरा में बोल रहा है कि पेरेंट बना देगा। तीसरा में ये जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है। चौथा में ना ये ट्राई भी नहीं कर रहा है लिस्ट होने के लिए। ये 4 कंडीशन को तुमको याद रखने के लिए जो इंटरमीडिएट सब्सिडी है ना, उसका कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा तुमको, तब तुम याद कर पाओगे। पहला चीज़, इसका जो ओनर है वो बोल रहा है कि तुम CFS मत बनाओ, मतलब पेरेंट बोल रहा है CFS मत बनाओ। इसका जो पेरेंट है वो बोल रहा है हम CFS बना देंगे, ठीक। ये जो है ये लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्ट होने के प्रोसेस में जा रहा है, तो इस कंपनी को एग्जेम्प्टेड है कि तुम CFS मत बनाओ। 4 कंडीशन, या तो उसका ओनर बोल रहा है CFS मत बनाओ, पेरेंट बोल रहा है हम खुद बना देंगे, वो लिस्टेड नहीं है, ना वो लिस्टिंग के प्रोसेस में है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, चारों, ये नहीं कि सिर्फ एक कर रहा है बाकी का 3 नहीं कर रहा है, चारों अगर फुलफिल कर रहा है तब उसको CFS बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो नहीं बनाना है, या फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, या तो इन्वेस्टमेंट कंपनी या 4 तुम्हारा क्या उसको कहते हैं कंडीशन फुलफिल, तो तुमको CFS बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको अच्छा सा समरी रफ कॉपी में दिया हुआ है, अच्छा सा देख लेना, ग्राफ याद करने का तरीका, ठीक है ओके। तो तुम बोला था कि या तो इन्वेस्टमेंट कंपनी या तो 4 कंडीशन फुलफिल। 4 कंडीशन क्या था समझ में आ गया। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी? इन्वेस्टमेंट कंपनी को तुम ले सकते हो एज म्यूचुअल फंड, ठीक है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू some act, I don't know what act, but the definition is a company who obtains fund for investment. Obtains fund for what? For investment. Holds such investment for capital appreciation. Measures such investment in its SFS at FVTPL. 3 चीज, कोई कंपनी जो फंड ऑब्टेन कर रही है इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के बाद उसको होल्ड कर रही है जस्ट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में SFS में उस इन्वेस्टमेंट को वो FVTPL पे दिखा रही है। अगर तीनों चीज़ अगर कर रही है ये कंपनी, देन दैट कंपनी इज नोन टू बी इन्वेस्टमेंट कंपनी। इसलिए म्यूचुअल फंड का नाम लिया गया। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सबसे पैसा ले लेंगे, 10-10 रुपया 1000 आदमी से ले लेंगे, 10,000 रुपया हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दे ऑब्टेन फंड फॉर व्हाट? फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने के बाद क्या करेंगे वो लोग, उसको होल्ड करके रखेंगे। क्यों? कैपिटल एप्रिसिएशन होगा।
और ये जो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करेंगे वो लोग अपने बुक्स में, अपने एसएफएस में उसको एफवीटीपीएल पे दिखाएंगे, ना कि कैरिंग अमाउंट, ना फेयर वैल्यू। किस पे दिखाएंगे उसको? किस पे दिखाएंगे? फेयर वैल्यू इन द सेंस एफवीटी ओसीआई से नहीं दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे एफवीटीपीएल पे, ठीक है। तब इस कंपनी को कहेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके, परफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन भाई? कि भले ही तुम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, भले ही तुम ऑब्टेन कर रहे हो फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, होल्ड कर रहे हो फंड, होल्ड कर रहे हो इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और एफवीटी पीएलसी दिखा रहे हो, बट स्टिल तुमको सीएफएस बनाना कंपलसरी है। तो ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होते हुए भी दे आर रिक्वायर्ड टू मेक सीएफएस कंपलसरीली? उसको कहेंगे हम लोग स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो सर बोले हैं 2 गो ऐसा कंपनी है इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसा है भाई जिसको एकदम कंपलसरी बनाना ही है सीएफएस? ऐसा इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो भाई जैसे ही हम बोले इन्वेस्टमेंट कंपनी है, 2 कंडीशन में पहला कंडीशन इन्वेस्टमेंट कंपनी या फिर 4 कंडीशन फॉलो करना, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इसको सीएफएस नहीं बनाना है, एग्जेम्प्टेड। बट ये खुद क्या कर रहा है, इसका ये भी एक जगह इन्वेस्ट कर रखा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इन्वेस्ट किस में किया है? म्यूचुअल फंड होके पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट ना करके खुद एक म्यूचुअल फंड का कंपनी खरीद ले रहा है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज परचेजिंग इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो इसका इन्वेस्टमेंट एंटिटी का सब्सिडी भी अगर जब इन्वेस्टमेंट एंटिटी होगा तो इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा लेकिन इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका पेरेंट क्या है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि खुद इन्वेस्टमेंट है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। इसको बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है लेकिन उसका भी सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, तो इस इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सीएफएस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन हुआ ऐसा इन्वेस्टमेंट एंटिटी जिसको सीएफएस बनाना पड़ेगा कंपलसरीली? वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी जिसका सब्सिडरी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, बस। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है वो 4 जगह इन्वेस्ट किया है, पेट्रोल कंपनी में, कार कंपनी में, बाइक कंपनी में और एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी में। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट एंटिटी में पेमेंट इन्वेस्टमेंट एंटिटी को सब्सिडरी बनाया तो इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जहाँ कर रहा था वहाँ उसको सीएफएस बनाने का जरूरत नहीं था। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट एंटिटी में इन्वेस्ट किया, क्या इसको बनाना पड़ेगा चारों के लिए या सिर्फ इसके लिए? भाई जब भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक सब्सिडरी बना रहे इन्वेस्टमेंट एंटिटी को ही, तो सीएफएस सिर्फ अब एक दूसरे का बनाएगा, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का ही बस। उसको बाकी का 3 को बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेकिंग सीएफएस, बट इफ इट इन्वेस्ट इन सम अदर इन्वेस्टमेंट एंटिटी देन ओनली इट इज रिक्वायर्ड टू सीएफएस। अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, इसमें कर दिया इसलिए इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। सेकेंड स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन है जिसको कंपलसरी बनाना है? वो नॉर्मल लॉजिक हमको समझना आता, क्या पता क्यों बोले सर ऐसा, इसलिए बोला। क्या बोले सर? एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जो पेमेंट जिसका इन्वेस्टमेंट नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी में, जैसे पेट्रोल, कार और बाइक में। तो भाई इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और नॉन इन्वेस्टमेंट किए हुए है तो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल थिंग, एकदम नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर इसका पेरेंट कोई दूसरा कंपनी है, वो नॉन इन्वेस्टमेंट है, वो भी नॉन इन्वेस्टमेंट, इसका सब्सिडरी भी नॉन इन्वेस्टमेंट, तो ये जो कंपनी है पेरेंट कंपनी, इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी और बाकी का नॉन सब्सिडरी का भी। तो भाई तो नॉर्मल चीज़ है ना, पेरेंट जो होगा वो या तो 4 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा होगा या फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं होगा, इसीलिए उसको सीएफएस बनाना पड़ रहा होगा। अब उसका सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या कोई भी, उससे क्या मतलब है? तो वही हम लॉजिक नहीं समझे थे कि स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट एंटिटी में इसका नाम रखने का क्या जरूरत था। ये तो नॉर्मल सा बात है। तो मेरे हिसाब से एक ही ऐसा इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होने के बाद भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। कौन सा? जब खुद आईई होके खुद आईई को पेमेंट किए हुए, बस ख़त्म, ठीक है, परफेक्ट, आ गया समझ में। अब एक बात बताओ कि क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर। क्वेश्चन ये आता है कि कोई कंपनी थी जो पहले इन्वेस्टमेंट एंटिटी थी, लेकिन अब वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी अपना बिजनेस चेंज करके नॉर्मल बिजनेस में आ रहा है, और नॉर्मल ऐसा बिजनेस है कि वो 4 कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है और इन्वेस्टमेंट एंटिटी तो रहा नहीं, तो अब इसको सीएफएस बनाना पड़ेगा। पहले एग्जेम्प्टेड था, अब सीएफएस बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई?
कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम CFS बनाता है तो 103 से बनाता है, तो 103 से बनाएगा। और 103 में आता है तो क्या एंट्री देता है, INA अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू PC टू NCI, INA टू PC टू NCI, डिफरेंस जहाँ जाएगा गुडविल या GBP। ट्रू, क्लियर, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। हाँ तो वही एंट्री दे देंगे, हाँ भाई वही एंट्री दे देंगे। लेकिन एक चीज़ तुमको याद रखना है, क्या, अभी तक ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, मतलब एग्जेम्प्टेड थी, ये CFS नहीं बना रही थी, लेकिन SFS बना रही होगी, SFS तो बना रही होगी अपना। और ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी था तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया होगा, पेट्रोल कंपनी में, कार कंपनी में, बट स्टिल इन्वेस्ट करने के बाद, खुद पेरेंट होने के बाद CFS नहीं बना रहा था क्योंकि एग्जेम्प्टेड कंपनी था, तो इसके SFS में इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। लेकिन जब CFS बनाएंगे तो अपना भी डेटा लेगा और सब्सिडी का भी डेटा लेगा, तो अपना डेटा लेगा तो इन्वेस्टमेंट भी ले लेगा उसका एसेट से। तो याद होगा तुमको, जब अगर SFS में इन्वेस्टमेंट होता है तो CFS में उसको नहीं लाना होता, हमको एलिमिनेट करना होता है। तो हम लोग को इस केस में भी वही है, उसके SFS में, उसके SFS के एसेट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो हमको CFS में एलिमिनेट करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट एलिमिनेट करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री देंगे, जब एग्जेम्प्टेड से वो नॉर्मल कंपनी बन रहा है, तो INA टू PC टू NCI की जगह करेंगे INA टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू NCI, PC हम की जगह हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। ठीक है, बस परफेक्ट। ठीक है, ये तो केस तब हुआ जब एग्जेम्प्टेड कंपनी नॉर्मल कंपनी बन रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉर्मल कंपनी एग्जेम्प्टेड कंपनी बन जाए, ये CFS बना रही हो, अब इसको CFS बनाने का जरूरत नहीं पड़े, अब ये एग्जेम्प्टेड है तो क्या करना होगा भाई, जब वो एग्जेम्प्ट हो गया उसको CFS नहीं बनाना है तो उसके CFS में जो भी चीज़ था उसको निकाल दो। तो ये तो सेम बात हो गया जैसे डिस्पोजल में हुआ था, जब हम लोग डिस्पोज करते थे, मतलब अपना बिजनेस जो भी था मेरे पास उसको हम बेच दिए, सब्सिडी को बेच देते थे, तो क्या करते थे, रिवर्सल करते थे, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 का। तो वही रिवर्सल का जो एंट्री होता है वो एंट्री दे दो, इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, जो नॉर्मल एंट्री होता है दे दो। इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेना सर, पेज अपने कॉपी में पेज नंबर 228 में लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं होमवर्क का, वो बना लेना। Ind AS 110 कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर। बाय।